हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर से हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको मेंस लेवल के भी देखने को मिलेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने को रहे, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में आपको कैलकुलेशन बहुत करवाते हैं, तो वही यहाँ पे पूरा फोकस है। इससे पहले मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इन सब के वीडियोस दे रखे हैं। नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट का लिंक है वो ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चंस के लेंथ में मत जाइएगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको करने पे ध्यान देंगे, बजाय इसके कि एक लाइन का क्वेश्चन है कि 4 लाइन का। लिखा हुआ है किसी पर्सन की मंथली सैलरी एक्स है, वो उसमें से 20% स्पेंड करता है रेंट पे, फ्रॉम द रिमेनिंग 30% ग्रोसरीज और 10% इंटरटेनमेंट पे। तो हम ऐसा लैंग्वेज पे फोकस करते हुए ध्यान रखेंगे। तो हम ऐसे ले लें कि एक्स है जो कि उसकी सैलरी है, अगर वो 20% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो 80% क्या कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा। अभी पहले में ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। फिर क्या कह रहा है कि जो रिमेनिंग है उसमें से 30% ग्रोसरीज पे और 10% इंटेनमेंट पे। यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होंगे और कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। क्या कि कुछ बच्चे कहेंगे कि 30% क्या है, ग्रोसरी पे है, तो 30% ग्रोसरी पे हो गया। फिर बचा कितना रह जाएगा, तो भाई इसका 70% आप निकालोगे, 80 का 70% कितना हो जाएगा, 56। फिर इसका आप 10% निकालो, ऐसा चलते हुए, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये आपको एक सक्सेसिव ऐसा नहीं कह रहा है कि आप पहले 30% निकालो फिर 10% निकालो। यहाँ पर रिमेनिंग के बाद क्या करें, 30% ऑन ग्रोसरीज एंड 10% ऑन एंटरटेनमेंट, केवल रिमेनिंग पे ही है। मतलब 80% का 30% वो ग्रोसरी पे और 10% एंटरटेनमेंट, मतलब ऑल टुगेदर अगर देखें जो 40% वो खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब वो सेव कितना कर रहा होगा, तो 60%, किसका, 80 का। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 8 गुणे 6, 48। तो ये कितना पैसा खर्च कर रहा है, मतलब 40% खर्च करने में बचा कितना रहा है, 48। तो ये 48 क्या है, एक्स है, 48% ऑफ एक्स, ये यहाँ पे पैसा बचा रहा है। कह रहा है कि ही सेव्ड रेस्ट द नेक्स्ट मंथ इन हिज सैलरी इंक्रीज्ड बाई 25%। अगर अगले महीने उसकी सैलरी 25% बढ़ जाती है, मतलब अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 1.25x। पहले एक्स था, 25% बढ़ गया तो 1.25x। नाउ ही स्पेंड 25% ऑन रेंट। अब वो क्या कर रहा है, 25% रेंट पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, इतने का 75%। तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, 3/4, क्योंकि मुझे पता है 75 अगर मैं गुणा करूँगा थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 1.25 ऑफ एक्स ऑफ 75%। ओके, फिर क्या करें, उसके बाद वो 20% ग्रोसरीज पे और 20% इंटरनेट पे खर्च करता है रिमेनिंग का। सिंपल सी बात वही है कि फिर से ये 40% ऑल टुगेदर ही खर्च कर रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज बदला हुआ है, अब एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा है, ग्रोसरी पे थोड़ा कम हो गया। तो मतलब इसका 60% बचा रहा होगा। 60% का मतलब क्या होता है, 60% को हम लिखते हैं 3/5, है ना। ये 3/5 हो गया, इनटू में किसका, इस पूरे का, मतलब 3/4 का ऑफ 1 पॉइंट में 25x। मैं आपको इस कैलकुलेशन से बचा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेट तो हमें करना है, लेकिन जितना कम और जितना स्मार्टली करेंगे हमारे लिए उतना ही बेटर होगा। अब मैं इसे कैंसिल कर दूं, क्योंकि अब बाकी तो यही कह रहा है कि जो रिमेनिंग है वो क्या करता है, सेव करता है। तो करेंगे, अगर उसकी जो करंट सेविंग्स हैं वो 3300 है, मोर हैं उसकी प्रीवियस सेविंग्स से, मतलब यहाँ पे जो पैसा बचाया है वो इससे क्या है, 3300 ज़्यादा है। तो मतलब अगर इस सेविंग को मैं निकालूं और इस सेविंग को निकालूं और इसमें से इसको घटाऊं तो 3300 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों तरफ एक्स ही है, तो बस एक्स के वैल्यू में मुझे इक्वेशन एक मिल जाएगा, एक इक्वेशन एक अननोन मिल जाएगा। 5 से इसे कट करूँ तो क्या हो जाएगा, 0.25। अब ये क्या है, 3 3 ज़ा 9 है, अगर मैं 0.25 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 इंटू में 9 क्या होता है, 2.25 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2.25 और डिवाइडेड बाई 4। इसे आप फर्दर 4 से अगर कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पे, तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा और पॉइंट में लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छंग 24 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0.5625, इतनी वैल्यू आ गई। ये क्या है, एक्स में है, तो ये क्या है, इसकी सेविंग है, और ये क्या है, पहले की सेविंग। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दोनों सेविंग्स का जो डिफरेंस है वही क्या है, 3300 है। ये एक्स माइनस में 0.48x इज इक्वल टू व्हाट, 3300। बस इसमें से आपको करना क्या था, ये माइनस कर लेना है और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 5 और 2 तो बचेगा ही,
ये 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है 4 में से 4 जाएगा तो उतना ही बचेगा, मतलब 0.0825 बराबर में क्या 3300। ये x में चल रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3300 डिवाइडेड बाई 0.0825। कैंसिलेशन आपको करना है बस, और कुछ नहीं। अगर आप इसे 5 से कैंसिल कर दें या फिर 25 से कर दें, है ना, आखिर में 25 आ रहा है, 25 से भी इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखिए 2 टाइम्स करूँगा तो ये 1650 होगा, और अगर मैं 4 टाइम्स करूँगा तो 3300, ये पूरा का पूरा इसको कट कर देगा, मतलब 4 बार में ये कट हुआ है। और डेसिमल यहाँ पे देख लीजिए कितने अंक के बाद है, तो 1 2 3 4, तो आप ऐसे 1 2 3 4 बढ़ा लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई 40,000। बस यही आपको करना था, सी वाला ऑप्शन इसका क्या था करेक्ट। बस ऐसे ही यही करना है आपको। तो बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करिए। अगर आप यहाँ पे 0.2575 का मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ के 60% मल्टीप्लाई करते, थोड़ा लंबा हो जाता है झंझट। अगला क्वेश्चन है, कोई शॉपकीपर है जिसने किसी आर्टिकल को P% अबव रखा हुआ है, मतलब उसका मार्क प्राइस P% अबव रखा हुआ है अपने कॉस्ट प्राइस के। अगर वो ऑफर करता है 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी अगर वो 20% कमा रहा है, if he had offered a discount of 30% on the same mark price, his new profit percent would have been 5%. Find the value of P। कि अगर वो 30% का डिस्काउंट देता तो केवल 5% प्रॉफिट होता सेम मार्क प्राइस पे, तो आपको P की वैल्यू बतानी है। एक सिंपल सी बात मुझे ये समझ में आती है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, या फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि मार्क प्राइस कितना है, या फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो इसका ऑप्शन आप फट से कर देंगे नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि कुछ भी रियल वैल्यू आपसे पूछी जाए, चाहे वो डिस्काउंट के टर्म में, चाहे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस के टर्म में, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रियल डेटा दिया नहीं गया, सारी चीज़ें परसेंटेज में है। तो आप परसेंटेज तो बता सकते हैं कि भाई P% कितना है, या फिर डिस्काउंट का परसेंट कितना है, या फिर प्रॉफिट का परसेंट कितना, वो तो बता सकते हैं परसेंट में। लेकिन वो परसेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो तभी आप बता पाते जब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहता रियल वैल्यू, तो आप कंपेयर कर पाते। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई पूछा जाए ऐसे तो आप पहले क्वेश्चन को स्कैन कर लीजिए। अच्छा रियल डेटा तो कुछ है नहीं, तो आप नन ऑफ दिस टिक कर दिए, बजाय इसके कि सॉल्व करने लगें और सोचें किसी ना किसी तरीके से तो आ जाएगा, नहीं आएगा। आप ये सोच रहे हैं सर 100 मान के करेंगे, तो आपने माना है, वो खुद से एज्यूम किया है। रियल वैल्यू उसकी 100 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर मैं ऐसे, देखिए बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि उसका CP कितना है 100 है, ये एज्यूम किया है मैंने, वो क्या करता है P% ऊपर इसे मार्क करता है। तो मान लेते हैं ये क्या है P% ऊपर मार्क किया है, तो ये जो P% होगा, जो भी इसका जो P% होगा, ये इसका क्या होगा MP होगा, मार्क प्राइस क्या होगा MP होगा, P% ऊपर इसको मार्क किया जा रहा है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, इस पर ये डिस्काउंट दे रहा है कितने का 20% का, 20% का इस पर क्या दिया गया है डिस्काउंट भी दिया गया है। ओके, उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उस पर प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है 20% का, तो इसका मतलब ये 120 रुपये होगा। तो प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही निकलता है। तो ये 20% का प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा, तो ये कितना आ गया 120 आ गया। अब आप इतनी सिंपल सी बात सोचिए कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस में का 120% निकालूं तो भी मुझे क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस, और अगर मैं मार्क प्राइस MP का 0.8% मतलब 80%, ऐसे लिख देता हूँ कि 80% अगर मैं निकालूँ, 80% क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट है, तब भी क्या आता है सेलिंग प्राइस ही आता है ना। बात तो वही है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि मार्क प्राइस का 80% किसके बराबर है 120 के, जो कि क्या है सेलिंग प्राइस के। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 120, और बटे में 80%, 80% को 4/5 लिखते हैं, तो यहाँ पर 4/5 है, तो 4 हम नीचे लिख लेंगे और 5 ऊपर, तो 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, और ये कितना गया 150। तो हमारा जो MP आ गया कितना गया 150। तो हमारा MP जब हमें 150 मिल गया, तो हम ये बता सकते हैं क्या कितने परसेंट ऊपर है। हाँ, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्क प्राइस का 150 है, तो ये कितना ऊपर है, सिंपल सा गणित है कि 50% ऊपर। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरी वाली जो वैल्यू है उसकी कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है उसी से काम चल जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ खास इसमें करना नहीं, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना, ऐसे ही हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने तो निकाल दिया 150,
आप कह रहे थे अभी रियल वैल्यू आएगी नहीं, ये तो मैंने माना था ना 100 तब आया। अगर इसे मैं 1000 मानता तो ये वैल्यू कितनी आती, 1500 आती है ना, तो वो बदल जाता, क्योंकि ये मैंने एज्यूम किया है अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, तो ये आता। अगर कहीं पे मुझे दिया रहता ऐसे भी, कुछ भी डेटा दे देता, ऐसे भी दे देता कि जो MP है और जो SP है उसका जो डिफरेंस है, ऐसे ही मुझे देता कि वो वैल्यू किसके बराबर है, तो वो वैल्यू है 120 के बराबर, तब मैं कहते हैं अच्छा यहाँ से यहाँ तक की मतलब 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के बराबर है, तो मैं 100% की वैल्यू निकालता तब आ जाता। लेकिन मुझे रियल वैल्यू कुछ नहीं दिया गया तो मैं भी रियल वैल्यू नहीं निकाल सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम है 20,000 का जिसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट है उसको इन्वेस्ट किया गया है स्कीम ए में जो कि ऑफर करती है सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम पे। जो दूसरा पार्ट है उसको इन्वेस्ट किया गया है स्कीम बी में जो कि ऑफर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम पे, कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि अगर टोटल इंटरेस्ट जो रिसीव होता है 2 साल के बाद वो होता है 4080 रुपये, तो फाइंड करिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम है। सिंपल सी बात है, 20,000 रुपये हैं, मैं कहता हूँ 20,000 का ए या फिर एक्स मान लीजिए, कई बच्चों को एक्स से दिक्कत होती है। एक्स अगर रुपए इन्वेस्ट किया गया है किसमें, स्कीम ए में, तो स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया गया होगा भाई, टोटल अमाउंट कितना है 20,000 है तो 20 के माइनस एक्स होगा, है ना, यही होगा। अब कह रहा है कि ये वाली जो स्कीम है ये 10% सिंपल इंटरेस्ट पे है पर एनम पे, तो एक सिंपल सी बात होता है 2 साल में कितना इंटरेस्ट वो आ जाएगा उसका, तो 10% पहले साल 10% दूसरे साल, कुल मिलाकर कितना गया 20%, यही तो हुआ। तो इसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20% ऑफ एक्स, यही आ जाएगा। और स्कीम बी कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसका भी इंटरेस्ट रेट क्या है, सेम है 10% ही है, लेकिन ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड होता है तो क्या होगा 10% तो आएगा, लेकिन पहले साल का जो 10% होगा उसका भी 10%, मतलब 1% ज़्यादा आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 21% इंटरेस्ट 2 साल का। जिन बच्चों को नहीं पता आप ऐसे सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं, कई बार मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है। कंपाउंड टेस्ट 2 साल का है, आप काटेंगे 10 10 20, ये कट जाएगा, एक आएगा, टोटल कितना आ जाएगा 21, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 साल पहले से 10 साल, ये मान लीजिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐसे आता है, ऐसे ही तो आता है, तो आप 10 10 निकाल लिए 20, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो ये 10 का भी 10%, मतलब एक और आ जाएगा, 10 10 20 और एक 21% ऐसा आएगा, तो 21% आ गया। अब अगर मैं इसे निकालूंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.2x, भाई 20% को 0.2 लिख सकते हैं। 21 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, परसेंटेज और ये सारी चीज़ें काट लूँ, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो मैं इसे 4200 लिखूँगा, और माइनस में क्या लिखूँगा 0.21x। ओके, अब मुझे ये दोनों इंटरेस्ट मिल गए, यही क्या है इंटरेस्ट है, और इनका टोटल क्या दिया गया 4080। मैं इनको ऐड कर लूँ, ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 4200 और 0.2 है, ये माइनस में 0.21 है, तो ये माइनस में 0.01x आ जाएगा, और ये बराबर किसके है 4080 के, तो माइनस में 0.01x बराबर में 4200 उधर जाएगा, तो ये देखिए बड़ी वैल्यू माइनस होगी, तो ये माइनस में वैल्यू कितनी देगा 120, माइनस से माइनस काट लीजिए, x की वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट यहाँ पे 2 जीरो है, उधर आप बढ़ा लीजिए, तो 120 में हम 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। तो 12,000 ही हमसे पूछा है स्कीम ए, स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया है 12,000, तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो है इनकम ए और बी का 5:4। ओके, हमारे पास एक है ए और एक है बी, है ना, तो इनके, या फिर ऐसे लिख देते हैं, ये इनकम का रेशियो है, ये ए है और ये बी है, तो इनकम कितनी है 5 और 4 है। ओके, और क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4:3 है, तो 4 और 3 है। अब ये ध्यान रखिए कि इनकी जो इनकम का रेशियो होगा वो किसी एक ही आपके वेरिएबल में चल सकता है, तो हम कह सकते हैं 5x और 4x, और एक्सपेंडिचर 4y और 3y ऐसे चल सकता है। कह रहा है कि जो सेविंग है ए की वो 20% है उसकी इनकम की, तो जो सेविंग आएगी ए की वो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी, इसका 20% मतलब 5x का 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो हम इसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 4y, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाए हैं तो कितना गया x आ गया है, तो मैं अगर इसको इधर लेकर के जाऊंगा तो ये घट जाएगा, माइनस में 4y बराबर में माइनस में 4x हो जाएगा, तो माइनस माइनस 4 4 कटेगा, तो x बराबर में y आ गया। इसका मतलब ये सारे टर्म आप हटा भी दीजिए, कोई मतलब नहीं, सब क्या हैं बराबर ही हैं, तो यहाँ पे आप घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ देयर सेविंग इज 6,000, तो सम सेविंग का कितना है, तो 1 + 1 कितना गया 2, यूनिट में है ये, एक्चुअल वैल्यू नहीं, कितना है 6,000 है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। तो कह रहा है कि उनकी मंथली इनकम बताना है बी की कितनी होगी। तो आपको बस इसी, अब यूनिट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि एक्स और वाई बराबर हैं, तो भाई इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 3 12,000। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी किसी पार्टनरशिप में जाते हैं। ए ने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 40 के। ओके, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 50% मोर देन ए। इसका 20% मतलब 50% निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा। कितना आ गया, 60,000 रुपये। सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 20,000 लेस देन बी। अच्छा, बी से 20,000 कम, मतलब ये भी क्या आ गया, 40,000 ही आ गया। 4 महीने के बाद क्या होता है, ए अपना 25% जो कैपिटल का है वो निकाल लेता है। तो ये जो पैसा टोटल इन्वेस्ट है ए का 40,000, ये कितने दिनों तक के लिए है, 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद का सीन क्या है, ये 25%, मतलब इसका 1/4, मतलब 10,000 निकाल लेगा, बचेगा कितना, 30,000 रुपये। ओके, आफ्टर अनदर 4 मंथ सी एड्स 50% ऑफ हिज इनिशियल कैपिटल। मतलब ये जो पैसा है आफ्टर 4 मोर मंथ, मतलब ये 4 महीने, उसके 4 महीने और बीत जाने के बाद, मतलब ये पैसा 8 महीने तक ऐड रहेगा सी का, और 8 महीने के बाद बी इसमें अपना जो भी इनिशियल कैपिटल है उसका 20% 50% और ऐड कर देगा, मतलब 60,000 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा होगा। ए बीइंग वर्किंग पार्टनर, अच्छा मतलब ये सारी कहानी यहीं तक है, मतलब ये 8 महीने तक रहेगा और बी का ये पूरा पैसा 12 महीने तक रहेगा और सी का ये पैसा 4 महीने तक चलेगा। कह रहे हैं कि ऐसा करते हुए, कह रहे हैं कि ए क्या है, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट पता है। वर्किंग पार्टनर का मतलब जो पैसा भी इन्वेस्ट करता है और काम भी करता है बिजनेस में। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है जो केवल पैसा इन्वेस्ट करता है, काम नहीं करता है। तो वो बताया जा रहा है कि ए वर्किंग पार्टनर, इसलिए 10% उसको मिलता है टोटल प्रॉफिट का ऑफ हिज वर्क। जितना टोटल प्रॉफिट है उसका 10% उसे ज़्यादा मिलेगा, है ना। जितना प्रॉफिट होगा 10% उसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा प्रॉफिट में से, वो सब में जैसा उनका रेशियो है इन्वेस्टमेंट का, वैसे डिवाइड किया जाएगा। कह रहे कि अगर एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वॉज 2,64,000, फाइंड द शेयर ऑफ सी। सिंपल सी बात है, हम अगर इसका निकालने इनके शेयर्स किस हिसाब से बांटे जाएंगे, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये 160 के 8 3 24, तो 24 और 16 कितना होता है, 40 होता है। तो ये कितना गया, 400 के। 12 गुणे 6 720 के का मतलब 1000 से है। 8 चौके 32 और 6 चौको 24, कितना हो जाएगा, 560 के। कैंसिलेशन, के कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 कट गया, और इसे मैं काटूँ 8 से कट जाएगा। 8 5 40, 9 बार और 7 बार, ये आ गया क्या, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो, किस हिसाब से प्रॉफिट बटेगा ऐसे। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2,64,000 रुपये है। ये इसमें से नहीं बटेगा, पहले इसमें से 10% निकालना पड़ेगा जो कि 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका सीधे सीधे 90% निकाल लें, क्योंकि इसका जो अमाउंट होगा उसका 90% ही इनके रेशियो में बटेगा। तो 90% का मतलब 9/10। अब मुझे सी का से शेयर निकालना है, तो ये कितना है, 7 है। टोटल कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, 21 आ गया। अब बस इसे कैंसिल कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए। 7 से काटेंगे 7 तियाँ 21, 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9। अब इसे मल्टीप्लाई करना भी आसान है। देखिए 3 दूनी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ तक आ चुकी हैं, यहाँ तक आ चुकी हैं। तो 3 दूनी 6 करेंगे, मतलब ये 60,000 हो जाएगा। 6 तियाँ 18, 60,000 में अगर मैं ऐड करूँगा 6 तियाँ 18, मतलब 18,000 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7,800। और 4 गुणे 3 मतलब 1,200, तो वो हम और उसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू, तो 1,200 और ऐड करेंगे तो 7,9,200, है ना। 7,800 में 1,200 ऐड करेंगे, 7,9,200। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर यहीं पे ए के बारे में पूछा जाता तो ए के बारे में भी आप निकालते तो ऐसे ही कि पहले आपने उसका 90% निकाला और ए का शेयर क्या होता, 5/21 होता, और आप उसको कैंसिल आउट करते, जो भी आता जितना होता, उसके बाद उसमें आपको 10% और ऐड करना पड़ता, किसका, 2,64,000 का, मतलब 26,400 और ऐड करते, तब आता ए का टोटल शेयर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि एवरेज का है, और ये सवाल कुछ बच्चों को परेशान कर सकता है जिनको एवरेज में दिक्कत होती है। लिख रहा है कि एवरेज एज ऑफ एन स्टूडेंट इन अ क्लास इज 22 ईयर्स, कि अगर किसी क्लास में एन बच्चे हैं तो उनकी एवरेज एज 22 ईयर्स है। 25 साल का एक बच्चा जो है वो क्लास छोड़ करके जाता है और उसकी जगह पे एक नया स्टूडेंट आता है, तो क्लास का जो एवरेज है वो 3 महीने बढ़ जाता है। मतलब अगर पहले जो एवरेज था क्लास का वो था 22 ईयर्स, तो अब जो न्यू एवरेज हो जाएगा क्लास का वो कितना हो जाएगा, 3 महीने बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा छोड़ करके गया है और उसको एक बच्चे ने रिप्लेस किया है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले की तरह सेम ही रहेंगे, एन ही रहेंगे। तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा,
2.25 ईयर्स, है ना, क्योंकि 3 महीने को आप अगर ईयर में डिवाइड करेंगे 1/4 आएगा, तो ये नया एवरेज होगा। कह रहे कि एक और बच्चा जिसकी एज 2 साल ज़्यादा है, किससे, जो नया स्टूडेंट आया है उससे, वो भी क्लास को ज्वाइन करता है। अब एक नया बच्चा आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट अब एक बढ़ेंगे, और उसकी जो एज है वो जो नया बच्चा इससे पहले आया था उससे भी 2 साल ज़्यादा है, तो जो एवरेज एज है पूरी क्लास का वो बन जाता है 23 साल का। अब आपको बताना है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे यहाँ पे एज वगैरह निकालना है, या फिर ये जो नया एवरेज आया है इसके टर्म में अगर मैं एक यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले का जो एवरेज था वो कितना था 22। अगर मैं कहूँ टोटल एज कितनी होगी क्लास की, तो इसी में मैं n का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 22n। अब हमें आगे पता है कि 25 ईयर्स का जो स्टूडेंट है वो क्लास छोड़ करके जाता है और उसकी जगह पे एक नया बच्चा आता है जिसकी एज के बारे में हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं x एज है। तो अगर मैं इस पूरे को n से डिवाइड करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, तो मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए 22.25 ईयर्स, यही तो मिलनी चाहिए भाई। इतना टोटल एज है, उसमें से 25 साल का बच्चा चला गया, x साल का बच्चा आ गया, और उसको अगर मैंने n से डिवाइड किया तो मुझे ये एज मिल करके आ रही है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब आप चाहें तो इसे x के टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे, n का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 22.25n है, यहाँ पे क्या है 22n है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 0.25n, यहाँ पे -25 उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस में 0.25 n, ये वैल्यू मुझे x की मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 2 साल का नया बच्चा क्लास को ज्वाइन कर रहा है, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखें कि अब जो पहले जो एवरेज एज रहा होगा जब नया बच्चा एक और आ रहा है, तो अब एवरेज 22.25 n यहाँ पे हो गया, तो हम ये कह सकते हैं 22.25 एवरेज है, तो टोटल एज n से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गई, टोटल एज आ गई। अब इसमें जो नया बच्चा आ रहा है वो, उसकी एज हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन इतना पता है कि अगर पहले वाले बच्चे की एज x थी तो इसकी एज कितनी होगी, x+2 होगी, 2 साल ज़्यादा है। अब इसको मैं डिवाइड अगर करूं तो मैं किससे करूंगा, n+1 से। क्यों, क्योंकि अब जो बच्चा है रिप्लेस नहीं किया, नया बच्चा ऐड हुआ है, तो जो एवरेज एज आ रही है वो कितनी आ रही है, 23 आ रही है। इसको भी आप वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं x के टर्म में, या तो आप चाहें तो x को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। भाई x की वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास पूरा इक्वेशन किस में बन जाएगा, केवल n में बन जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। 23 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इनका 23 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, तो 23n, ये क्या हो जाएगा 22.25n। तो अगर मैं माइनस करूँगा इसे तो ये हो जाएगा 0.75n। ओके, तो मैं यहीं पे 23 को अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, ये 23 है, यहाँ पे 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 21, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू किस में आ रही है, x में आ रही है, दोनों तरफ x है, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वेट कर लीजिए। यहाँ पे 25, यहाँ पे 21 है, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 4, और ये 0.75 है, ये 0.25 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 में से घटाएंगे, 5 8 40 होता है, n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसका सही जवाब क्या है 8। अब इसे ऑप्शन से भी आप कर सकते हो कि n की वैल्यू को 9 8 12 ऐसे करके देखो, जो फिट हो जाए वही आपका सही आंसर, वरना ये भी कोई बहुत ऐसा कठिन तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। कह रहे कि 120 लीटर का एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 7:5, तो 7 5 12, 12 की वैल्यू किसके बराबर है 120 के, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मिल्क कितना होगा, तो ये होगा 70 लीटर, और वाटर कितना होगा, तो ये होगा 50 लीटर। इतना तो बेसिक मैथ है। x लीटर जो मिक्सचर है वो बाहर किया जाता है और उसे रिप्लेस किया जाता है 10 लीटर मिल्क और 15 लीटर वाटर से। ओके, मतलब यहाँ पे हमें ये पता है कि इसमें से x लीटर को बाहर किया गया है। अब ये ध्यान रखिएगा कि x लीटर को बाहर करने का मतलब ये होगा कि जो मिल्क जाएगा उस x में से वो केवल मिल्क वाला पार्ट जाएगा, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है, तो मिल्क का पार्ट कितना होगा 7/12 है ना, टोटल का 12। तो हम इसे ये कहेंगे कि यहाँ से 7/12 x जाएगा और यहाँ से 5/12 x जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिप्लेस किससे किया जाए 10 लीटर मिल्क से, तो इसमें केवल 10 लीटर मिल्क आएगा और इसमें 15 लीटर वाटर आएगा, और ऐसा करके ये जो नया रेशियो है क्या बनेगा 11/10 बनेगा। सिंपल सी बात है, ये 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। आपको बस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो 80 माइनस में 7/12x, और ये हो जाएगा 65 माइनस में 5/10,
12x बराबर में 11/10। आप चाहें मल्टीप्लाई करके इसको आसानी से कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 800, यहाँ पे 70/12x आ जाएगा, तो 800 माइनस में 70/12x, और ये कितना हो जाएगा 11×5 = 65 है, तो 5, 11 और 7 x माइनस में 55/12x। अब अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँगा, सिंपल सी बात है, ये 800 में से 715 जाएगा, कितना आएगा 85x, और 70 इधर आप लेकर के जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा 70, तो ये 70 और इसमें 55 में अगर आप घटाओगे, क्योंकि नीचे 12 वो सेम ही है सब जगह, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 और बटे में 12x। अब आप इसे कैंसिलेशन करना चाहो, कैंसिलेशन कर सकते हो। कैसे? आप इसे 3 से ही काट लो, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 5 से आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 × 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 68, है ना, 17 × 4 = 68। अब अगर ये 68 आ रहा है, इसमें देखिए कोई ऑप्शन आपका सही आ रहा है नहीं, तो इसका क्या जवाब सही होगा, ई वाला। अब इसी में ऐसा होता है कि अगर आप ऑप्शन से करते तो हो सकता है कोई फिट बैठ जाए, या फिर आप चारों ऑप्शन पे जाओ तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर फिट बैठ गया तो आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर फिट नहीं बैठा तब आपको 4 ऑप्शन का जो टाइम लगा है वो आपको वेस्ट ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये सवाल देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का अच्छा सवाल है। कह रहे कि एक बोट है जिसको 12 घंटे लगते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम जाने और वापस आने में, जाने और वापस आने दोनों में जो समय लगा है, तो वो कितना लगा है, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 12 आवर्स। ओके, स्पीड ऑफ बोट जो स्टिल वाटर में है वो 6 टाइम्स है स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्ट्रीम के। ओके, तो यहाँ पे क्या करें कि अगर स्पीड ऑफ बोट की हम बात करें, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो वो अगर x है तो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी 6x। ये कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वाज इंक्रीज्ड बाय 2 km/h, इट वुड टेक 10 hours टू कंप्लीट द सेम जर्नी। कह रहा है कि अगर हम जो स्पीड है स्टिल वाटर में बोट की उसको 2 किलोमीटर बढ़ा दें, तो अब जो समय लगेगा वो इतना लगेगा, मतलब पहले 12 घंटे लग रहे थे, अब थोड़ा कम घंटे यहाँ पे लगेंगे। तो आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। तो आपको जैसे ये बात पता है कि TU + TD मतलब टाइम ऑफ अप स्ट्रीम टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर 12 घंटे हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है, आपको ये बस एक ही फॉर्मूला इसमें चाहिए होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर मैं कहूँ टाइम बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो d ही रहेगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, आने जाने की सेम डिस्टेंस है, तो d। अब आप यहाँ से ये देखो, पहले वाले अगर कंडीशन में मैं कहूँ अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, 6 में से x जाएगा, क्या बचेगा 5x। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 7x, जोड़ देना है। तो डाउन यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, तो ये आ जाएगी 5x, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर मैं निकालूंगा कितनी आ जाएगी 7x, और इसमें टाइम कितना लगा है, तो ये आ जाएगा 12 आवर्स, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं d को कॉमन ले लूँ तो मुझे पता है ये 1/5 1/7 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 35x। ऊपर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, मिला करके 12 हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर में क्या आ गया 12, 12 से 12 कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 35x। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, d की वैल्यू हमें 35x मिल गई। ओके, ये कंडीशन नंबर 1 थी। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि स्पीड ऑफ बोट क्या करी है, हमने 2 किलोमीटर बढ़ा दी है। तो अगर स्पीड ऑफ बोट 2 किलोमीटर बढ़ी है तो सिंपल सी बात है, ये जो आपकी अगर ये स्पीड ऑफ बोट को हमने 2 किलोमीटर बढ़ाया है, तो इस सब में भी बस +2 ही ऐड होगा। आप 7 और इसको 9 मत करिए, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, हमने केवल +2 किया है। इसमें भी फॉर्मूला हमारा यही चलेगा, हमें डिस्टेंस तो पता ही है। अब डिस्टेंस को आप चाहे d लिखिए चाहे 35x लिखिए, मैं 35x से लिख रहा हूँ, 35x। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5x + 2। अब मुझे ऐसा देख करके लग रहा है ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और ये हो जाएगा 35x अपॉन में 7x + में 2। और यहाँ पे जो टाइम है, तो टाइम क्या है 10:5/24। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो ये 240 और 5 245 अपॉन में 24, ये आ गया। 35x को मैं कॉमन ले सकता हूँ आसानी से, इसको अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास जो एलसीएम बचेगा, अब यहीं पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x + 2, और ये हो जाएगा 7x + 2। ओके, ऊपर क्या बचेगा, तो यहाँ पे 7x और इधर का 5x, 7 5 12, 2 और 2 4, तो क्या आ जाएगा 12x और प्लस में 4। ओके, और ये क्या हो गया 245 अपॉन में 24। अगर कुछ कट रहा है आमने सामने से तो काट दीजिए, जैसे मुझे ये दिख रहा है कि मैं 5 से अगर काटूंगा तो 5 × 4 = 20 और 5 × 9 = 45। ओके,
और 5 से इसे काटूंगा तो 7, 7 से काटूंगा तो ये 7, मतलब ये टोटल 7/24 बन जाएगा, इधर x बचेगा। अब मैं क्या करूं कि इसको मल्टीप्लाई करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, मैं x को यहाँ पे करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 12 24 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 288, और 288 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x4 कितना हो जाएगा 96x, ये 24 से मल्टीप्लाई मैं करता चल रहा हूँ, तो ये एक तरफ की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कितना है 5 और 7 35, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 245 एक्स स्क्वायर, 5 और 2 कितना हो जाएगा 10 एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 70x, प्लस में 2 और 7 14, 14 गुणे में 7 अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 98x, ओके। और 2 और 2 4, और 4 और 2 4 और 7 कितना हो जाएगा 28। अब आपको क्या करना है 288 को आप चाहे इधर लेकर के आइए, चाहे आप 245 को दूसरी तरफ लेकर के जाइए, आपको बस 245 और 288 को माइनस करना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसमें अगर मैं क्या जोड़ूँ 3 जोड़ूँ, और 3 जोड़ने के बाद इसमें मैं 50 यहाँ पे 40 और ऐड कर दूँ तो ये 43x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ये 96 है और ये 98 है, इनको ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और 70 अगर इधर आएगा तो वो भी आप ये अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 70 अगर इधर आएगा तो ये माइनस में ही वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 72x। अब यहाँ पे बच क्या रहा है माइनस में 28 इज इक्वल टू वॉट 0। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप आसानी से 43 तो पता है आपको कि 43 ऐसे ही रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 28 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मैं इसे 14 गुणे 2 में ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये क्या है 72 है, तो मुझे पता है माइनस में है तो घट के आएगा 43 इंटू में 2 86 और माइनस में 14, तो मुझे दो वैल्यूज़ मिलेंगी। क्या क्या, एक तो मिलेगी 86 जो कि माइनस में होगी, और एक दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी 14 जो कि प्लस में होगी शुरुआत में। फिर हमें पता है कि हमें इसे 43 से डिवाइड करना होगा और उसके बाद साइन को पलट देना है। तो आप पलट दोगे साइन तो ये प्लस में आ जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये तो नेगेटिव में है। हमें पता है कि x की वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ गई, क्योंकि x क्या है आपका स्पीड का फॉर्मूला है। तो मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी जिसकी वैल्यू क्या है x है, तो हम आसानी से कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 25% लेस एफिशिएंट है ए से। तो हमें पता है कि ए भरने वाला पाइप है 12 घंटे में भर सकता है, तो बी कितनी देर में भर सकता है, तो ये 25% लेस एफिशिएंट है, मतलब ये 3/4 हो गए। ऐसे एफिशिएंसी में अगर बात करें कि अगर ए 4 यूनिट पानी भरेगा तो बी 3 यूनिट पानी भरेगा। आपको पता है एफिशिएंसी जैसे होती है उसके काम करने के दिन उल्टे होते हैं, मतलब कि अगर हम यूनिट वाइज ऐसे चल के देखेंगे तो हम कहेंगे कि अगर ए को ऐसा काम करने में 3, यहाँ पे अगर 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 समय लग रहा है, तो इसको बी को लगेगा 4 गुणे 4 16 समय, मतलब दिन ज़्यादा लगेंगे बी को। तो ये आपको समझ के चलना होगा। फिर कह रहा है कि पाइप जो सी है वो एक आउटलेट पाइप है, मतलब वो नेगेटिव में काम करेगी, पता नहीं एक्स है। कह रहे हैं कि तीनों को एक साथ ओपन किया जाता है तो टैंक 12 घंटे में भर जाता है। ओके, तो हम यहाँ से एलसीएम निकालें अगर, तो ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, है ना, 48x। तो ए कितनी देर में इसको भरेगा, तो 12 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, बी 3x, और सी को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 48। तो अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे तो 4 3 7x और माइनस में 48, एक घंटे में इतना पानी भरा जाएगा। तो ये कह क्या रहा है कि हम अगर 12 घंटे अगर ऐसे चलाएं इसे तो टैंक भर जाएगा पूरा। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है 48x है, तो ये क्या जाएगा 48x, 12 से काटेंगे 12 चौके 48 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या 4x बचा है, 4x बचा है जो कि आप अगर इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा 3x और इधर आ जाएगा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ जाती है 16, तो 16 आ गई। मतलब मुझे क्या पता चलता है C भी 16 यूनिट का पानी निकालेगा। अब ये पता है कि अगर C ये इतना है तो मुझे यहाँ पे इसको हटा देना पड़ेगा क्योंकि LCM तो 48 ही आएगा। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को थोड़ा सा सही करके लिख लूँ। अब मुझे क्या पता चलेगा कि जो C है वो 3 यूनिट का पानी निकालेगा। ओके, अब क्या कह रहा है कि अगर A और B को एक साथ ओपन किया जाता है 5 घंटे के लिए, तो A और B एक साथ ओपन होंगे तो ये 7 यूनिट का पानी भरेंगे। 5 घंटे के लिए भरेंगे तो 35 यूनिट का पानी भरा जाएगा। उसके बाद B को बंद किया जाता है और C को ओपन किया जाता है। अच्छा, अब B को बंद किया जाएगा, C को ओपन किया जाएगा, कह रहे हैं टोटल कितने घंटे में टैंक फिल हो जाएगा।
तो बी को अगर हम बंद कर दें, मतलब 3 यूनिट पानी बंद कर दें और सी को चला दें, मतलब अब क्या हो जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा, अब केवल 1 यूनिट पानी भरा जाएगा 1 घंटे में। अब सोचिए पानी कितना भरना है, 35 यूनिट का पानी तो भर चुका है, पानी कितना है 48 यूनिट का, तो 35 और 48 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, मतलब 13 घंटे तक चलेगा। तो टोटल जो पानी है वो भर जाएगा। तो आपको ये बताना है टोटल कितने घंटे लगे हैं, तो 5 घंटे यहाँ लगे, 13 घंटे यहाँ लगे, 5 3 18, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 13 ऑप्शन मत कर लीजिएगा, 13 तो केवल सेकंड वाले में लगा है। आपको जब बोलेगा ना टोटल, तो आपको टोटल करके लिखना होगा। अगला सवाल, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कह रहा है कि हमारे पास 3 बैग हैं, बैग ए में 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल हैं, 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल हैं किसमें, बैग ए में। बैग बी में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं, ये क्या है हमारे पास, बैग बी। और बैग सी भी है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ये क्या है, बैग सी है। कह रहे हैं कि अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हमको बस देखना है ऑपरेशन कैसे हो रहा है। पहले तो हमने बैग को एट रैंडम सेलेक्ट किया, मतलब इनमें से कोई भी एक बैग हमने सेलेक्ट किया। अ बॉल इज ड्रॉन, और उसमें से एक बॉल निकाली, विच इज़ फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल कैसी निकली, रेड निकली। तो आपको ये बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल ड्रॉ करने की फ्रॉम बैग बी, कि ये बैग बी में से ही रेड बॉल आ रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। एक सिंपल सी बात है। तो आप एक ये तो निकाल सकते हो ना कि अगर बैग बी में से मुझे रेड बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है कि हमको पता है कि ये 3 बैग हैं, इन 3 बैग में से बैग बी केवल एक बैग है, तो वो एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, 3 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं। जिसमें से रेड आ जाए, तो रेड कितनी बॉल है इसमें, तो मुझे पता है 3 बॉल है, टोटल कितनी बॉल है, 5 3 8 बॉल है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/8 तो आ गई बैग बी में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ऐसी। लेकिन हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, जितनी टोटल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनसे, कि उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, हमें पता है हर एक बैग की निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 होगी। तो मैं इसे कॉमन ही ले लेता हूँ। इसमें जो बॉल आ रही है रेड वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 4/10, यहाँ तो हमने लिखा ही था, कितनी आ जाएगी 3/8, और ये कितना हो जाएगा 5/10। तो आप अगर इसे कैंसिल आउट कर लें तो 2 से काटेंगे तो 2/5, और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आ गई 2/5 प्लस 3/8 प्लस 1/2, यही आ गई प्रोबेबिलिटी। अब आप क्या करें, इसे केवल सॉल्व कर लें। तो ये आ गया 1/8, ये आ गया 1/3, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40, और 40 अगर आप लेंगे तो मेरे 8 8 2 5, ये 10 हो जाएगा, 10 हाँ 40 ही आएगा नीचे 40, तो 5 8 40, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, 8 पंचे 40 15, और ये कितना हो जाएगा 20, ये इतना आ गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 20 कितना हो जाएगा 51। तो 1/8 और यहाँ पे क्या आ गया 1/3, 51 अपॉन में 40, 3 से आप काट सकते हैं, इसे 17 बार में चला जाएगा। अगर ये 3 से कट जाएगा, आप 8 से काट लीजिए 40 को, 5 बार चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 ऊपर चला जाएगा और 17 रहेगा नीचे, और ये आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी 5/70, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आप बस इतना ऑपरेशन अगर कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपको मिल जाते हैं, आपको बस ये समझना होता है कि उसमें करना क्या है। जैसे इसमें हमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हमको ये पता चल करना है कि अच्छा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी में से डिवाइड कर देना है उसको, बस इतना ही काम था। तो 5/70 इसका करेक्ट आंसर आया है। तो ये थे वो 10 सवाल अर्थमेटिक के जो जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हुआ होगा, और इसमें कुछ आपको बहुत अच्छे सवाल देखने को मिले होंगे और आपको समझ में आएगा इस तरह के सवाल आप अगर एग्जाम में आए तो कैसे करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह के और वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।